साथियों, आप सभी को नमस्कार। आज का हमारा ये जो एपिसोड है एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य भाषा विज्ञान से संबंधित है। भाषा विज्ञान से संबंधित अध्ययन करने वाले सभी छात्र छात्रा मेरे इस एपिसोड से पूरी तरह अपना लाभ उठा सकते हैं। देखिए, आप जैसा कि आप जानते हैं कि एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य जो एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर है उससे संबंधित जो तृतीय प्रश्न पत्र है, जिसे हम भाषा विज्ञान के प्रश्न पत्र के रूप में जानते हैं, तो आज का हमारा ये एपिसोड भाषा विज्ञान से संबंधित है। और जैसा कि आप जानते हैं कि भाषा विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है वो बहुत ज़्यादा लंबा है, बहुत ज़्यादा टिपिकल भी है और बहुत ज़्यादा उसमें विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ भी आती हैं। हम देखते हैं कि अन्य जो प्रश्न पत्र होते हैं, जैसे व्याख्या वाला होता है या साधारण प्रश्नोत्तर वाला होता है, तो उसमें हम अपनी कल्पना से भी थोड़ा बहुत कुछ लिख सकते हैं, किंतु ये जो प्रश्न पत्र है, इसके जो प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं उनमें हम अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं लिख सकते। इसमें आपको वही लिखना पड़ेगा जो प्रश्न का वास्तविक तथ्य है, वास्तविक उत्तर है। तो देखिए, आज इस दृष्टि से मैं आपके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो प्राय परीक्षाओं के अंतर्गत आता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो है भाषा परिवर्तन की दिशाएं। क्या है सबसे महत्वपूर्ण? भाषा परिवर्तन की दिशाएं या प्रकार। हम देखते हैं कि समय के अनुसार क्या होता है, भाषाओं में परिवर्तन होता रहता है, भाषाओं में बदलाव होते रहते हैं। तो भाषाओं में ये जो बदलाव है, ये जो परिवर्तन है, क्यों होते हैं, किन किन रूपों में होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, वो जो स्थिति है। तो देखिए, आप सामान्य रूप से हम जानते हैं कि आप देखिए कि हमारी जो पहले भाषा थी उसका क्या रूप था, वर्तमान में क्या रूप है और भविष्य में क्या होगा, इस प्रकार की कोई जो निश्चित स्थिति है वो हम प्रकट नहीं कर पाते। तो समय समय पर हम देखते हैं कि प्राचीन काल में हमारे यहाँ संस्कृत चल रही थी, संस्कृत के रूप बदला, तो फिर पाली आ गई, फिर पाली का रूप बदला तो प्राकृत आ गई, प्राकृत का रूप बदला तो अपभ्रंश आ गई, अपभ्रंशों का भी रूप बदला। तो हम देखते हैं आज की हमारी जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं जिन्हें हम बोलते हैं हिंदी, बंगाली, पंजाबी, मराठी, गुजराती आदि, ये आ गई। अब आगे भविष्य में इन भाषाओं का क्या रूप होगा, इसके बारे में हम निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकते। तो हम देखते हैं कि भाषाओं का जो रूप है, आज हम देखते हैं कि हमारी जो हिंदी भाषा है, जो देवनागरी लिपि है, वो आज के 50 साल पहले या 20 साल पहले जो थी उसके रूप में क्या हो रहा है, काफी परिवर्तन आ रहा है। हम देखते हैं कि आज जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जैसे कंप्यूटर है, जनसंचार के साधन है, मोबाइल है और कुछ है, उनमें किस तरीके से हम देख रहे हैं कि मैसेजों की जो भाषा आ रही है उसमें सभी का मिला जुला रूप हमें देखने को मिल रहा है। हिंदी भी मिल रही है, गणित भी मिल रही है, या उसमें अंकों का, चित्रों का और का भी प्रयोग कर रहा है, और आसानी से एक आदमी उनको समझ भी रहा है, उनके भावों को भी व्यक्त कर रहा है। तो कहने का मतलब युवा की भाषा में किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं, क्या होते हैं, ऐसी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो इसमें देखने को मिलती है। तो देखिए, इन सारे कारणों का विश्लेषण जब हम करेंगे तो इसमें सबसे पहले हमारे को यह जानना जरूरी होता है कि भाषा के मुख्य तत्व क्या होते हैं। तो यानी कि भाषा के परिवर्तन की दिशाएं या प्रकार के ऊपर जब हम बात करें तो पहले हमारे को क्या करना पड़ेगा, भाषा के जो मुख्य तत्व होते हैं उन भाषा के अंग या तत्व, इनकी हमारे को जानकारी होना चाहिए कि किन किन तत्वों से मिलकर के भाषा का निर्माण होता है। तो जब भाषा का परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप में क्या होगा, उन्हीं रूपों में होगा। तो हम देखते हैं कि भाषा के मुख्यतः 4 या 5 अवयव अपन मान सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, वो है ध्वनि। और ध्वनि से थोड़ा सा बढ़ते हैं अपन तो क्या चीज होती है हमारी, अक्षर या वर्ण। यानी कि यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। देखिए, जब तक ध्वनि नहीं होगी, जब तक अक्षर नहीं होगा, तब तक वर्ण नहीं होगा, तब तक क्या होगा, हमारी भाषा का निर्माण नहीं हो सकता। तो ये भाषा का एक प्रकार से प्राथमिक अंग है। सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, ध्वनि होनी चाहिए, अक्षर होना चाहिए या वर्ण होना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरी इन चीजों के मिलन से हम जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज देखते हैं वो है भाषा के संदर्भ में, वो क्या होती है हमारी शब्द। यानी कि ध्वनि, अक्षर और वर्ण जब आपस में एक दूसरे से संयोजन करेंगे, जैसे उदाहरण के लिए मैं एक शब्द लिखता हूं यहाँ पे, पानी। अब पानी के अंदर देखिए आप प प्लस अ प्लस न प्लस और ई, यानी ये 4 अक्षर है। इन 4 अक्षरों से मिलकर के हमारा क्या बना, ये शब्द पानी बना। तो जब अक्षरों का या वर्णों का संयोजन होता है
तब हम क्या करते हैं, शब्दों का निर्माण होता है। तो भाषा की जो दूसरे महत्वपूर्ण इकाई हो गई, हमारी भाषा का जो दूसरा महत्वपूर्ण तत्व हो गया, वो क्या हो गया, हमारा शब्द हो गया। इसी प्रकार से तीसरी जो चीज देखी है, जब क्या होगा, हमारा इन शब्दों का आपस में संयोजन होगा, शब्द शब्द होगा, तो हमारे क्या बनेंगे, पद बनेंगे, या जिनको छोटी प्रक्रिया के अंतर्गत अपन क्या कह सकते हैं, वाक्य भी कह सकते हैं। यानी कि शब्दों के मिलने से क्या होती है, हमारी फिर वाक्य रचना होती है। तो जो पद रचना होती है, जो वाक्य रचना है, जो पद रचना है, मतलब उसके अंतर्गत भी हम क्या कर सकते हैं, इन प्रक्रियाओं को तीसरा जो तत्व है इसके संदर्भ में हम स्वीकार कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि फिर इन सारी चीजों के बाद में ये जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हो जाएगी, पद और वाक्य बन जाएंगे। उसके बाद इन सब का जो फॉर्मेशन है, इन सब की जो रचना है, वो हमारी काय पे जाती है, वो भाव पर जाती है, यानी कि अर्थ के ऊपर जाती है। यानी कि ये सारी चीजें मिलकर के वक्ता के द्वारा जब इनका प्रयोग किया जाएगा, वो श्रोता के द्वारा जब इनको सुना जाएगा, तो निश्चित रूप में क्या होगा, कोई न कोई भाव निकलेगा, कोई न कोई अर्थ निकलेगा। तो इन्हीं से मिलकर के एक जो चीज बनेगी अपनी, वो है भाषा की संरचना। यानी कि भाषा की संरचना अर्थात इन्हीं सबसे मिलकर के क्या हुआ, हमारी भाषा की प्रक्रिया बनती है। यानी कि हम भाषा के अंतर्गत क्या कर रहे हैं, अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं, अपनी प्रक्रियाओं को प्रकट कर रहे हैं, मतलब एक प्रकार से। तो देखिए, भाषा के मूलतः हमारे कौन से तीन तत्व हो गए, एक प्रकार से प्रारंभिक रूप से सबसे पहले ध्वनि, अक्षर या वर्ण, शब्द या शब्द मिलकर के हमारी तीसरी चीज बनी, यानी दूसरी चीज बनी हमारी शब्द या पद जिसको अपन बोलते हैं, और तीसरी चीज फिर हमारी पद और वाक्य के रूप में हमारी आ जाती है। अब देखिए, देखने के बाद ये यहाँ एक चीज मैंने बिल्कुल इनको अभी भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर ना लेकर के केवल आपको समझाने की दृष्टि से मैंने इनको सामान्य अर्थ में लिया है। यानी कि कई बार कोई आलोचक ये प्रश्न उठा सकता है कि मैंने यहाँ जो लिखा है अक्षर और वर्ण दोनों चीजें अलग होती है। वास्तव में देखा जाए तो बिल्कुल ये बात सत्य भी है। उसका कारण क्या है भैया, कि ध्वनि जो होती है वो उच्चारण का कोई भी रूप हो सकता है। थोड़ा सा इनके बारे में चर्चा कर ले अपन। यानी कि जो ध्वनि है, देखिए ध्वनि तो कोई भी चीज की हो सकती है। जैसे मान लीजिए कोई सिक्का गिर गया, कोई जमीन पे कोई चीज गिर गई, तो उसकी भी आवाज होती है, तो वो हमारी ध्वनि में आती है। लेकिन भाषा विज्ञान के अंतर्गत चिड़ियाएं बोलती है, कबूतर बोलते हैं, कौवा बोलता है, पशु पक्षी बोलते हैं, तो वो भी अपनी विभिन्न प्रकार की आवाज करते हैं, ध्वनि करते हैं, तो उसमें ध्वनि आ जाती है। तो ध्वनि का जो क्षेत्र होता है वो अत्यंत विस्तृत होता है। तो भाषा विज्ञान के अंतर्गत जब हम अध्ययन विश्लेषण करते हैं तो ध्वनियों का उस प्रकार से अध्ययन नहीं कर सकते हैं। वहां ध्वनि का मतलब हम क्या ले रहे हैं, या तो अक्षर से या वर्ण से, यानी कि जो हमारी भाषा को बनाने में काम आती है, जो हमारी भाषा को व्यक्त करने के काम आती है। तो देखिए, अब यहाँ थोड़ा सा चीज हो रहा है भाई, अक्षर और वर्ण वैसे प्राय सामान्य अर्थ में इनको हम एक ही मान लेते हैं, क्योंकि क्या गण आई आदि हमारे जो स्वर है, हमारे जो स्वर हैं आई आदि और क्या क्या गण आदि जिनको अपन व्यंजन मानते हैं, तो उनको अपन प्राय अक्षर वर्ण के अंतर्गत मान करके चलते हैं, एक सामान्य प्रक्रिया है। हालांकि भाषा विज्ञान की दृष्टि से या व्याकरण की दृष्टि से जब हम इनके ऊपर चर्चा करते हैं तो थोड़ा बहुत अंतर हमें देखने को मिलता है। तो वो एक अंतर अपनी जगह। जैसे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अक्षर, अगर हम आचार्य किशोरीदास जी वाजपेयी ने बहुत अच्छा लिखा है अक्षर के बारे में, जिसका क्षरण न हो, अक्षर माने नहीं और क्षय यानी कि क्षरण, जिसका क्षरण नहीं होता अर्थात जो नष्ट नहीं होता, जो समाप्त नहीं होता, उसको अपन क्या मानते हैं, अक्षर मानते हैं। यानी कि एक प्रकार से यह भी ध्वनि का ही रूप हो गया। लेकिन अगर थोड़ा सा अपन विचार करते हैं तो देखिए, अक्षर और वर्ण अगर हम व्याकरण की दृष्टि से देखें तो वर्ण, जैसे उदाहरण के लिए मैं यहां पे लिखता हूं आपके, एक पे लिखा मैंने अ, आ, ई और ई, ये चार वर्ण मैंने मान लीजिए लिख दिया आपके सामने, ठीक है। और यहां लिखता हूं मैं आपको क, ख, ग और घ, और इसी को लिखता हूं देखिए आप में ये क, ख, ग और घ। अब देखिए, हम थोड़ा सा आगे जब बढ़ते हैं तो वर्णों को हमने हिंदी वर्णों को क्या किया है, दो भागों में बांटा है व्याकरण की दृष्टि से, स्वर और व्यंजन। अ आई आदि को हम स्वर मानते हैं और क्या क्या आदि को क्या मानते हैं अपन, व्यंजन मानते हैं। तो वर्ण के संदर्भ में अपने को क्या ध्यान रखना पड़ता है, देखिए आप कि वर्ण जो होती है वो शुद्ध इकाई होती है, प्योर इकाई होती है। और वर्ण के अंदर जब किसी का संयोजन हो जाता है, वर्ण के अंदर हम जब किसी चीज को मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, तो उससे जो स्वरूप बनता है, उसका जो लिप्यात्मक रूपांतरण हो जाता है, तो उसको अपन प्राय अक्षर के रूप में मानते हैं। तो देखिए, कहने का मतलब यह है कि जैसे अब अ आ ई आदि को अपन स्वर मानते हैं,
हिंदी के वर्णों को हमने दो भागों में बांटा है मोटे तौर पे, स्वर और व्यंजन। स्वर यानी कि जिनका उच्चारण आसानी से हो जाता है, बिना किसी प्रकार की रुकावट के, बिना किसी प्रकार की बाधा के हो जाता है, और व्यंजन जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। अब देखिए यहाँ मैंने क लिखा, तो क के अंदर क्या है, ये इस क में अंतर देखिए आप, यहाँ मैंने हलंत लगा रखा है और यहाँ हलंत लगा हुआ नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क है हमारा, ये शुद्ध क है, यानी कि इसमें अ मिलावा नहीं है। जब इसमें अ मिलावा नहीं है तो इसका मतलब ये हमारा काय में आएगा, वर्ण की श्रेणी में आएगा। लेकिन ये वाला जो है वर्ण तो है ही अपनी जगह, लेकिन वर्ण होने के साथ साथ इस क को अपन अक्षर की श्रेणी में भी मान सकते हैं, क्योंकि इस क के अंतर्गत इस अ का संयोजन भी हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इस अक्षर और वर्ण, अक्षर एक प्रकार से हमारी संयुक्त इकाई हो सकती है, लेकिन वर्ण हमेशा क्या होता है, अपनी जो है शुद्ध इकाई के अंतर्गत ही माना जाता है। तो देखिए आपने देखा होगा कई बार अक्षरों के नीचे अपन क्या करते हैं, हलंत लगा देते हैं। तो इस हलंत लगाने का मतलब यह है कि हलंत का मतलब यह है कि इस क के अंदर यह अ मिलावा नहीं है, यानी कि यह शुद्ध क वर्ण हमारा यहाँ पर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ध्वनि ही इन सबका मूल है, और ध्वनि का जो रूप होता है उस तरीके से हमारे अ, स्वर क आदि के अंदर परिवर्तित हो जाता है। जब इन अक्षरों या वर्णों का आपस में संयोजन होता है तो संयोजन होने के बाद क्या होता है, हमारे शब्दों का निर्माण होता है, और शब्द जब आपस में मिल जाते हैं, शब्दों की प्रक्रिया जब हमारी हो जाती है, तो उन शब्दों के माध्यम से हम क्या करते हैं, पद। अब पद कई प्रकार के होते हैं, संज्ञा पदे, सर्वनाम पदे, क्रिया पदे, विशेषण पदे, वो आगे बहुत लंबे चौड़े विश्लेषण की बात है। तो हमारे अक्षर और अक्षरों के या वर्णों के संयोजन से बने हमारे शब्द, और शब्दों के संयोजन से फिर बनते हैं हमारे वाक्य। तो देखिए वाक्य जब व्यक्ति उच्चारित करता है तो वाक्यों का उच्चारण करने के बाद वक्ता के द्वारा जो बात कही जाती है, श्रोता के द्वारा उसका भाव समझा जाता है। तो भाषा का जो सबसे महत्वपूर्ण एक अगला रूप होता है वो है अर्थ परिवर्तन या अर्थ विभाग, जिसको अर्थ विज्ञान के नाम से भाषा विज्ञान में जाना जाता है। उसके ऊपर एक अलग विश्लेषण है। आप देखिए भाषा विज्ञान में जैसे जैसे हम ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो भाषा विज्ञान की हमारी विभिन्न इकाइयां हैं। जैसे एक इकाई हमारी वाक्य विज्ञान की है, एक इकाई हमारी अर्थ विज्ञान की है, इसी प्रकार से एक इकाई हमारी जो है शब्द विज्ञान या पद विज्ञान की है या ध्वनि विज्ञान की है। तो इन सारी चीजों का हमारे को विश्लेषण इसमें करना पड़ेगा। तो देखिए ये सारी चीजें चूंकि काय से संबंधित है, भाषा के मूल तत्व हैं, और भाषा में अगर परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप में क्या होगा, भाई एक व्यक्ति का क्या होता है, विकास होता है, उसके शरीर होता है, हाथ पैर आंख नाक कान होते हैं। तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है उनके आकार में, उनकी प्रक्रियाओं में क्या होता है, परिवर्तन होता जाता है। तो जैसे जैसे भाषाओं का विकास होता है वो काय में होगा, वो इन्हीं तत्वों में होगा। तो हम आगे चल करके ये देखेंगे कि किस प्रकार से भाषा के जो तत्व होते हैं, यानी कि जो ध्वनि विज्ञान है, जो ध्वनि है, जो शब्द है, जो अर्थ है, जो वाक्य है, किस प्रकार से इनमें परिवर्तन होता है, किस रूप में परिवर्तन होता है, ये सारी महत्वपूर्ण चीज होती है। तो आज आपको इतना ध्यान रखना है कि ध्वनि, अक्षर, वर्ण, शब्द, वाक्य आदि भाषा के मूल तत्व होते हैं, और भाषा के इन मूल तत्वों के अंदर ही समय के अनुसार भाषा का परिवर्तन होता है। उसी परिवर्तन को हम भाषा के विकास की दिशाएं या भाषा के परिवर्तन की दिशाएं या प्रकार के नाम से हम जानते हैं। धन्यवाद।